हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये फेस्टिव सीज़न है, आप इसमें एंजॉय कीजिए, खूब गरबा कीजिए, दुर्गा पूजा कीजिए और नवरात्रि को एंजॉय कीजिए। पर साथ साथ में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ये जो फेस्टिव सीज़न है हमारा भी बहुत मन होता है बाहर जाने का, घूमने का, बट मेरी टीम पूरी की पूरी यहाँ पे है और हम आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं, तो थोड़ी आपको भी करनी है कि एंजॉय करना है और साथ साथ में पढ़ना भी है। देखिए, आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, इन लेक्चर्स में भी आपको सॉन्ग्स का मज़ा मिलेगा, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में ही बहुत अच्छा गरबा होता है और काफ़ी फेस्टिविटी रहती है, मतलब काफ़ी फेस्टिव वाइब रहती है यहाँ की, राइट। पर उस सबको रेजिस्ट करके मैं आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप आप भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं और कितना हेल्प कर रहे हैं आपको। और आज के तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर सेक्शन 108 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसर एंड लेसी के बारे में बात करता है। इसमें इससे आगे इस लेक्चर के साथ आगे बढ़ने से पहले एक बात ये बोलना चाहूँगा मैं कि हमारा जो चार्ज वाला लेक्चर था सेक्शन 100 पे, तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमने अपलोड किया और वो डिलीट हो गया। तो हम इस लेक्चर के बाद वो वाला लेक्चर अपलोड करेंगे, राइट। तो आप में से वो लोग जो ऐसा सोच रहे हैं कि वो चार्ज मैं पढ़ाऊँगा नहीं, स्किप कर दूंगा, ऐसा नहीं है। वो लेक्चर हमने अपलोड किया था बट वो किसी वजह से डिलीट हो गया, तो इस लेक्चर के बाद आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसर एंड लेसी, सेक्शन 108 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप लोग इस पूरे स्क्रीन का उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं, ताकि आपको ये जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं ये याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि इधर इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट समझने लायक ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा याद रखने वाला प्रोविज़न है ये, और ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको वो अपनी मेमोरी से रिकॉल करके ये सारी चीज़ें फिर लिखनी होती हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये कोशिश की है कि बहुत ही शॉर्ट में ये सारी चीज़ें लिख दी जाएँ, ताकि एक बार अगर आप बस देख भर लें और आपको याद आ जाए कि एग्जैक्टली क्या है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसर एंड लेसी, राइट। तो हम इस लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा डेली रिचुअल जो है वो परफॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो चैनल है जिसका आपको एक्सेस मिला है, जो क्लासरूम है जिसका आपको एक्सेस मिला है, तो ये क्लासरूम मैं चाहता हूँ कि हर लॉ स्टूडेंट के पास कंट्री में हो और आप लोग इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो जैसे आपका बेनिफिट हो रहा है वैसे दूसरों का भी बेनिफिट होना चाहिए, ताकि लोग केवल एक 4G कनेक्शन के साथ लॉ का जो बेस्ट कंटेंट है उसको एक्सेस कर पाएँ। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं राइट्स ऑफ लेसर के साथ। देखिए, राइट्स ऑफ लेसर मतलब लेसर के क्या राइट्स होते हैं। तो आप अभी तक आप सबको पता है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, 36 लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको लीज का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। तो लेसर कौन होता है, लेसी कौन होता है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। एक इंसान, जैसे मान लीजिए ए है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये बी को अपनी प्रॉपर्टी लीज दे रहा है, तो ये क्या होगा, लेसर, और ये होगा लेसी। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं लेसर की, कि लेसर के क्या राइट्स होते हैं। तो देखिए, एक राइट होता है लेसर का, राइट टू अक्रीशन। अब राइट टू अक्रीशन क्या होता है, मान लीजिए जब प्रॉपर्टी इसके पास लीज में थी, बी के पास ए की प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, उस प्रॉपर्टी में कुछ एडिशन हुआ। तो जब तक लीज है तब तक तो वो प्रॉपर्टी जो एडिशन है वो बी एंजॉय करेगा, जो लेसी है वो एंजॉय करेगा। बट आफ्टर द लीज टर्मिनेट्स एंड द प्रॉपर्टी गोज बैक टू ए, मतलब और जैसे लीज खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी जब ए के पास जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो एडिशन हुआ है, जो अक्रीशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम इसको एक्सेशन भी बोल सकते हैं। मतलब उस प्रॉपर्टी में जो एडिशन हुआ है, तो उस चीज को कौन एंजॉय करेगा, उसके बाद लेसर एंजॉय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक फार्म है और इसके किनारे से ये नदी बहती है। अब ये जो नदी है, इस नदी ने, और ये क्या है, फार्म ए का था, इसने बी को लीज कर दिया है। अब ये जो नदी यहाँ से बह रही है, इस नदी ने क्या किया, कुछ मिट्टी छोड़ के चली गई है नदी, तो इससे ये जो फील्ड यहां तक था अब एक्चुअली यहां तक हो गया, राइट। तो जब एक नदी कुछ मिट्टी छोड़ के चली जाती है खेत से और वो उसका एरिया बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्यूवियन, राइट। तो अभी जब तक लीज है तब तक तो बी इसको एंजॉय करेगा, बट आफ्टर द लीज टर्मिनेट्स प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, वापस ए के पास जाएगी।
तो उस केस में ये जो एडिशन हुआ है इस प्रॉपर्टी में भले ही तब हुआ है जिस दौरान लीज पे थी ये प्रॉपर्टी, फिर भी इस एडिशन के लिए भी कौन एंटाइटल्ड होगा? जो लेसर है वो एंटाइटल्ड होगा। यही है राइट टू अक्रीशन, राइट। अब राइट टू कलेक्ट रेंट, सिंपल सी बात है कि अगर ए अपनी प्रॉपर्टी, अपना फार्म जो है वो बी को लीज पे दे रहा है तो क्यों देगा? आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे क्यों दोगे? ताकि आपको रेंट मिल सके, अदरवाइज आपको शौक थोड़ी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बांटते घूमो, राइट। तो दूसरा राइट क्या होगा? राइट टू कलेक्ट रेंट। तो लेसर का दूसरा राइट टू कलेक्ट रेंट होता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि 108 में लिखा हुआ है इसलिए आपको याद रखना है, नहीं। सिंपल सी बात है, आप अपना घर भी अगर किसी को लीज पे दोगे तो आप उससे रेंट लोगे, तभी आप लीज पे दे रहे हो, तो वही दूसरा राइट है, राइट। अब लाइबिलिटीज ऑफ लेसर क्या होती हैं? देखो, लाइबिलिटीज ऑफ लेसर जो होती हैं, सबसे पहले तो होती है ड्यूटी टू डिस्क्लोज। टू डिस्क्लोज व्हाट? मतलब टू डिस्क्लोज एनी लेटेंट डिफेक्ट। मतलब जो लेसर है वो लेसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, मान लीजिए खेत दे रहा है, राइट। अब जब ये खेत लीज पे दे रहा है तो जो लेसी है वो इस खेत को क्यों ले रहा है? ताकि वो इस पे कुछ फसल उगा सके। अब मान लीजिए इसको पता है लेसर को कि ये जो खेत है, इस खेत में 3 फसलें तो हो जाती हैं, पर एक कोई खास फसल है, कोई पर्टिकुलर दाल है जो नहीं होती है। कई बार इसने ट्राई किया है पर ये हुआ नहीं है ऐसा, राइट। मान लो मूंग की दाल जो होती है वो इस खेत पे नहीं उगती, राइट। अब इस केस में क्या हुआ? जो बी है उसने तो देखा कि गेहूं लगे हुए थे इस खेत पे, वो बहुत अच्छे हुए, तो इसको लगा खेत बहुत अच्छा है, पर इसका पर्पस क्या था कि मुझे मूंग की दाल की खेती करनी है। अब इस केस में क्या हुआ? इसने ये जो फार्म है ये इसकी मूंग की दाल की खेती के लिए इसने लिया, पर ए को पता था कि इसमें मूंग की दाल नहीं हो सकती, राइट। तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो बी को, अगर वो ऑर्डिनरी केयर के साथ कोशिश भी करे तब भी उसे पता नहीं चल सकता, राइट। तो इस केस में ये लेसर की जिम्मेदारी है ये कि बी को बताए ऐसी कोई चीज़। अब हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अब मान लो ये ए की बिल्डिंग है, राइट। अब ये जो ए की बिल्डिंग है तो इसमें क्या है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिस वजह से जब बारिश का सीज़न होता है तो बहुत सीलन आ जाती है और बदबू भर जाती है पूरे घर में, राइट। और जब गर्मी का सीज़न रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब बहुत सही रहता है। तो इस इंसान ने, जो बी है इस केस में, बी लीज लेना चाहता है इसकी इस बिल्डिंग को, तो बी ने क्या किया, गर्मी के सीज़न में ये देख रखी थी और उसको लगा कि दिस बिल्डिंग इज़ परफेक्ट फॉर मी, तो इसने ये बिल्डिंग ले ली। इसको लगा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम है इस बिल्डिंग में, राइट। तो बी ने जब ये बिल्डिंग ले ली, राइट, तो बी को तो आइडिया नहीं है, बी ने अपनी ड्यू डिलिजेंस की कि उसने बिल्डिंग चेक की, उसमें कोई इशू ऐसा तो नहीं है, इसको नहीं समझ आया ऐसा कुछ। तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को डिस्क्लोज करे। क्यों? क्योंकि ये लेटेंट डिफेक्ट है, छिपा हुआ डिफेक्ट है इस प्रॉपर्टी में। जैसे हमने सेलर्स के उसमें, जब हम सेलर की ड्यूटी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेलर की ये जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर्टी में या टाइटल में अगर कोई डिफेक्ट है, राइट, कोई लेटेंट डिफेक्ट है तो वो बताए किसको? बायर को। ये उसकी ड्यूटी है, अगर वो नहीं बताएगा तो वो फ्रॉडुलेंट होगा। वैसे ही लेसर की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह का कोई डिफेक्ट है जो कि लेसी जो लेसी है वो ऑर्डिनरी केयर के बाद भी डिस्कवर नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या होगा? लेसर को बताना होगा लेसी को कि भाई इस प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम है, नाउ इफ यू वांट टू स्टिल गो अहेड विद द ट्रांजैक्शन यू कैन, राइट। तो लेसर को एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, राइट, ताकि लेसी के साथ धोखा ना हो। अभी जो एपरेंट डिफेक्ट होता है इसको हम पेटेंट डिफेक्ट भी कहते हैं, राइट। तो ये जो पेटेंट डिफेक्ट होता है इसका मतलब होता है कि ऐसा डिफेक्ट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, और पेटेंट का मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कोई भी उस चीज़ को देख के समझ जाना चाहिए। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी ध्यान दे रहा है, थोड़ा सा भी ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, तो वो देख के ही समझ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी पे क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कम्युनिकेट करे लेसी को, ये लेसी की जिम्मेदारी है कि वो समझे, राइट, विद ऑर्डिनरी ड्यू डिलिजेंस एंड ऑर्डिनरी केयर कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस प्रॉपर्टी में, राइट। मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी इसको लीज की गई है, इसकी 2 दीवारें गिरी हुई हैं, राइट। तो जब लेसर लेने जाएगा तो लेसर को पता होना चाहिए 2 दीवारें गिरी हुई हैं, उसको देखना चाहिए ना एटलीस्ट। इसमें अगर वो नहीं देखता है फिर भी ले लेता है तो जिम्मेदारी जो है किसकी?
लेसर की नहीं है, उस केस में लेसी की है, राइट। क्यों? क्योंकि ये लेटेंट नहीं है, पेटेंट डिफेक्ट है। अगर सामने ही 2 मेन दीवारें गिरी हुई हैं तो समझ आना चाहिए लेसी को, राइट। तो आई होप आपको लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट का मतलब समझ आया होगा, और कौन से डिफेक्ट को डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी लेसर की है ये भी समझ आया होगा। अब इसके बाद टू गिव पोसेशन, ऑब्वियसली अगर आप लेसर हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी है, तो आपको बदले में क्या मिला है? रेंट मिला है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। पर आप रेंट ले रहे हैं तो रेंट के बदले में क्या करेंगे? पोसेशन देंगे अपनी प्रॉपर्टी का किसी और को। जब आप अपनी बिल्डिंग जो है रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं, तो उस केस में क्या होता है? आप प्रॉपर्टी का पोसेशन किसी और को देते हैं और वो इंसान आपको उसके बदले में पैसे देता है, जिसे हम रेंट कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि लेसर को क्या करना होगा? लेसी को पोसेशन देना होगा अपनी प्रॉपर्टी का, राइट। अभी उसके बाद कोवेनेंट फॉर क्वाइट एंजॉयमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब लेसर ने लेसी को कोई प्रॉपर्टी दी है, मान लीजिए लेसी ने ये प्रॉपर्टी ली है लेसर से, तो लेसी ने ये प्रॉपर्टी अपने यूज़ के, अपने एंजॉयमेंट के लिए ली है। अब इस प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय करने का, पीसफुली यूज़ करने का राइट किसका है? लेसी का है। तो इस राइट को जो लेसर है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए बी ने ए से ये ज़मीन ली है और इस पर वो खेती कर रहा है, अपनी खेती शांति से कर रहा है वो, बट ए डेली आता है, कहीं उसको परेशान करता है कि अरे यार तुमने ये क्यों लगा दिया, यहाँ पे ये नहीं लगाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए था, ऐसे करके उसको इंटरप्ट करता रहता है, बहुत परेशान करता है। तो दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट। एक बार आपने इसको ज़मीन दे दी या बिल्डिंग दे दी, लीज दे दी, तो उसके बाद ये इसका राइट है कि ये इस प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय कर सके, और वो आपको रेंट दे रहा है एज लॉन्ग एज, और आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल प्रॉपरली कर रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो फिर उस केस में जो लेसर है वो इंटरप्ट नहीं कर सकता किसका? लेसी का पीसफुल पोसेशन ऑफ, पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, राइट। एंड देन कम्स राइट्स ऑफ लेसी। अब लेसी का क्या राइट है? चार्ज फॉर रिपेयर। मान लीजिए ये बिल्डिंग जो लेसर है इसने बी को दी थी, राइट। अब बी को जब इसने ये बिल्डिंग दी थी, तो इस बिल्डिंग में क्या हुआ कि बिल्डिंग में जो टैप्स होते हैं, राइट, टैप्स जिनसे पानी निकलता है, नल बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो टैप्स थे ये पूरे के पूरे खराब हो गए, राइट। तो इसको जो बी था लेसी, इसको पानी लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पानी का इशू था, राइट। और वाटर तो एक बड़ा इशू है, क्योंकि वाटर के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में बी ने ए को बोला कि भाई आप यहाँ पे जो आपकी बिल्डिंग में जो ये टैप्स हैं आप इनको सही करवाइए। ए ने बोला ठीक है करवाते हैं, पर एक महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गए, ए ने इस प्रॉपर्टी पे जो टैप्स वगैरह थे वो ठीक नहीं करवाए। इस केस में तो बेसिकली राइट क्या है? राइट है लेसी का कि वो लेसर को बोले और प्रॉपर्टी रिपेयर करवाए, पर अगर ये फिर भी नहीं करवाता लेसर, तो लेसी अपने पैसे से करवा सकता है रिपेयर। वो अपने पैसे से क्या करवा लेगा? टैप्स लगवा लेगा। फिर वो जो पैसा है जो उसने खर्च किया है, मान लो ये पूरे टैप्स लगे 5000 रुपीज के, ठीक है। तो ये जो 5000 रुपीज हैं, 5000 रुपीज क्या करेगा? लेसी जो है वो लेसर से या तो क्लेम कर लेगा अलग से कि भाई हमें 5000 रुपए दे दो, या फिर जो रेंट है उस रेंट में से डिडक्ट कर लेगा। मान लो रेंट है 20,000 रुपए अगले महीने का, तो अगले महीने वो कितने दे सकता है? 15,000 ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए उसने रिपेयर में लगवा दिए, जो कि लेसर का काम था यहाँ पे, राइट। देन राइट टू रिमूव फिक्सचर्स। देखिए अब इसका क्या मतलब होता है राइट टू रिमूव फिक्सचर्स का? जो जब लेसी है, अब लेसी मान लीजिए इस प्रॉपर्टी पे आया, ठीक है, लेसी इस प्रॉपर्टी पे आया, ये जो फील्ड थी इस प्रॉपर्टी, ये लेसी ने ये जो फार्म था बेसिकली ले लिया। अब इस फार्म में लेसी ने क्या किया? लेसी ने एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ताकि वो स्ट्रक्चर में रह सके और रात में जो उसकी जो भी क्रॉप होती है देख सके कि जो मतलब कोई जानवर या फिर कोई और लोग आके उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना कर सकें। तो इसने स्ट्रक्चर वगैरह बनवाया। इस तरह के और कुछ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस किसने किए? बी ने, लेसी ने किए, राइट। अब जब लीज टर्मिनेट हुई है, मान लीजिए 2 इयर्स की लीज पे था, अब जब 2 इयर्स की लीज टर्मिनेट हुई, 2 इयर्स बीत गए, तो उसके बाद क्या हुआ? ये लीज किसकी प्रॉपर्टी वापस लेसर के पास जाएगी। अब जब लेसर के पास जाएगी तो जब तक वाइल ही इज इन पोसेशन, राइट, जब लेसी क्या है? पोसेशन में है,
तो इस दौरान ये क्या कर सकता है, इस दौरान ये जो भी इसने स्ट्रक्चर वगैरह बनाया है, अपनी जो भी चीजें इंस्टॉल की हैं टेम्परेरीली, उन सारी चीजों को ये रिमूव कर सकता है, राइट। क्योंकि ये सब चीजें लेसर ने तो दी नहीं थी, लेसी ने दी थी। तो लेसी जब अब ये प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है तो उन चीजों को क्या कर सकता है, उन चीजों को अपना रिमूव कर देगा। तो इसी को बोलते हैं राइट टू रिमूव फिक्सचर्स। तो जो भी चीजें इसने फिक्स की हैं उसको रिमूव करने का राइट किसका है, लेसी का, क्योंकि वो उसकी खुद की चीजें हैं। पर ये केवल इसमें दो शर्तें हैं। पहला कि जब ये ऐसा करे तो वो पोसेशन में होना चाहिए प्रॉपर्टी के। मान लीजिए इसका पोसेशन खत्म हो गया है तो उसके बाद नहीं, जब ये पोसेशन में है उसी दौरान अपनी ये चीजें निकाल ले, पहला। दूसरा कि जिस कंडीशन में इसको प्रॉपर्टी मिली थी, राइट, ये प्रॉपर्टी जिस कंडीशन में 2 साल पहले लेसर ने लेसी को दी थी, उसी कंडीशन में ये प्रॉपर्टी बी को किसको देनी है, लेसर को देनी है। तो अपने ये फिक्सचर्स तो हटा सकता है, पर ये फिक्सचर्स हटाने के चक्कर में इस प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता। तो जैसी प्रॉपर्टी ए ने बी को दी थी, लेसर ने लेसी को जैसी प्रॉपर्टी दी थी एट द टाइम ऑफ लीज, उसी कंडीशन में प्रॉपर्टी जो है वो लेसी वापस करेगा किसको, लेसर को। तो ये होता है राइट टू रिमूव फिक्सचर्स। एंड देन राइट टू असाइन हिज इंटरेस्ट। देखिए, राइट टू असाइन हिज इंटरेस्ट का मतलब होता है, मान लीजिए ये लेसी है, बी तो लेसी है, तो इसके पास राइट होगा कि इस प्रॉपर्टी को फर्दर, ये जो लीज है इसको वो मॉर्टगेज कर दे, राइट। उसके अलावा सबलीज कर दे, ठीक है। मॉर्टगेज का मतलब आप सब जानते हैं, सबलीज का मतलब मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज दी, बी ने प्रॉपर्टी उठा के सी को लीज दे दी, तो ये जो बी ने सी को लीज दी है इसको बोला जाएगा सबलीज। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर सबलीज जो है वो अलाउड रहती है, प्रोवाइडेड प्रोहिबिटेड ना हो। मान लीजिए जो लीज डीड है उसमें लिखा हुआ है कि जो लेसी है केवल यही प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, यही एंजॉय कर सकता है, इसके पास क्या है, अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, राइट। जब आप सेक्शन 108 देखेंगे तो आपको ये टर्म वहां पे मिलेगा, अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। मतलब बी के पास, जो ये लेसी है, इसके पास क्या राइट है कि ये तो ऑक्यूपाई करे प्रॉपर्टी को, पर अनट्रांसफरेबल है राइट, मतलब ये अपना राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो मान लीजिए किसी लीज डीड में ये लिखा हुआ है कि जो लीज है इस प्रॉपर्टी की वो केवल आप ही एंजॉय कर सकते हो और इसको सब लीज नहीं कर सकते, तो उस केस में जो लेसी है उसके पास सब लीज करने का राइट नहीं होगा। पर अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है तो फिर जो लेसी है वो एज अ जनरल रूल जो प्रॉपर्टी उसको मिली है उसको क्या करेगा, सब लीज कर सकेगा, राइट। तो ये होता है राइट टू असाइन हिज इंटरेस्ट। नाउ राइट टू हैव बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप्स। मान लीजिए ऐसा मॉर्टगेज जहां पे टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, और जब टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो इसने क्या किया, जो लेसी है, लेसी ने, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है ये कि जो लेसी है, मान लीजिए इस लेसी ने इस खेत पे ये क्रॉप्स बो रखी है, ठीक है, ये क्रॉप्स है और ये राइस क्रॉप है, ठीक। अब ये राइस की क्रॉप बो रखी है और बी अचानक, ए जो अचानक है वो बी को बोलता है कि ये प्रॉपर्टी हमें वापस चाहिए अब, राइट। तो ए बी को प्रॉपर्टी, ए बी से प्रॉपर्टी वापस ले लेता है, बट स्टिल बी के पास क्या राइट होगा, बी के पास राइट होगा कि वो जो क्रॉप उसने लगाई थी, जो क्रॉप बी ने सो करी थी, वो उसको, उस क्रॉप को वो ले जा सके, राइट। और उसके अलावा इनग्रेस का और एग्रेस का, मतलब उस खेत में आने और जाने का राइट भी किसके पास होगा, लेसी के पास होगा, राइट। क्योंकि उस खेत में क्रॉप किसने लगाई थी, लेसी ने लगाई थी, तो उस क्रॉप को बेचने का, क्रॉप को ले जाने का अधिकार किसका होगा, लेसी का होगा, ना कि लेसर का होगा, राइट। वैसे ही अब हम आते हैं लाइबिलिटीज ऑफ लेसी पे। अब लाइबिलिटीज ऑफ लेसी क्या होती हैं, तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट। अब बेसिकली ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट में ऐसा है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जिससे जो लेसर है उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या हो, मटीरियली इंक्रीज हो, राइट। तो उस केस में ये लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिस्क्लोज करे लेसर को कि ये प्रॉपर्टी में आपके जो मटेरियल इंक्रीज हुआ है, आपकी वैल्यू जो है इतनी है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लेसर को बताए। इसी तरह का एक क्लॉज हमने जब हम सेल पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर को बताने की अगर ऐसा कुछ हो रहा है। नाउ ड्यूटी टू पे रेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप
किसी से के लैंड पे रेंट टेनेंट हो या आप लेसी हो, राइट, तो उस केस में आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको पोसेशन मिला हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप टाइमली रेंट पे करो, राइट। तो बहुत ही सिंपल है ये, ड्यूटी टू पे रेंट एंड देन ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये कि जब आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो इंसान आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा, राइट, आपकी प्रॉपर्टी को खराब नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो वही है ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी। तो जो लेसी है वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? मेंटेन रखेगा, खराब नहीं करेगा। एंड देन ड्यूटी टू गिव नोटिस। अब ये जो ड्यूटी टू गिव नोटिस है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए प्रॉपर्टी ए की है, ए ने ये प्रॉपर्टी बी को लीज पे दे रखी है। अब क्या होता है यहाँ पे, जो इस प्रॉपर्टी के बगल में जिनका घर होता है, ये जो पड़ोसी होते हैं किसके? ए के, राइट, लीज पे भी इसके पास है प्रॉपर्टी बी के पास, तो ये धीरे धीरे कब्जा करना चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। और ये जो नेबर्स हैं ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये इसको बोलते हैं आके कि नहीं ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, प्रॉपर्टी मेरी है और इस प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा तो मेरी प्रॉपर्टी में आता है। तो अगर इस तरह का कोई क्लेम कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी कोई ऐसा टाइटल क्लेम कर रही है, प्रॉपर्टी को एनक्रोच कर रही है किसकी? लेसर की प्रॉपर्टी को जो लेसी के पास है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेसी की कि वो उसको नोटिस दे। किसको? लेसर को नोटिस दे। तो ये है ड्यूटी टू गिव नोटिस। उसके अलावा ड्यूटी टू यूज़ द प्रॉपर्टी इन अ रीजनेबल मैनर, ये कुछ हद तक इसी के साथ वैसा ही है कि ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को अच्छी कंडीशन में रखा जाए और यूज इन अ रीजनेबल मैनर, राइट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई प्रॉपर्टी जो है आप उसको रीजनेबली यूज़ करोगे। आपको कोई अपना घर देता है तो आप उसमें बम नहीं बनाने लग जाओगे, राइट, या पता चला आपने कोई दीवार ही उसकी तोड़ डाली, तो ये सारी चीज़ें तो आप नहीं करोगे ना। रीजनेबली यूज़ करोगे, जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है उसके लिए यूज़ करोगे। आपको घर रहने के लिए दिया गया है तो आप रहने के लिए यूज़ करोगे, उसकी फैक्ट्री नहीं बना दोगे, राइट। और रीजनेबल मैनर का मतलब ये है कि भाई आपको किसी ने घर दिया रहने के लिए, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 देख ली, ठीक है, तो आपको लगा हम सब धुआं धुआं कर देंगे, तो पता चला आपने बम बम मार दिया और घर की दीवार सब पूरा तोड़ दिया, आधा घर गिरा दिया। तो ये रीजनेबल मैनर नहीं हुआ ना यूज़ करने का। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पर रह रहे हो तो आप प्रॉपरली रहोगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करोगे और रीजनेबली यूज़ करोगे, ये मतलब है इसका, ठीक है। और गैंग्स ऑफ वासेपुर से इन्फ्लुएंस नहीं होगे। फिर ड्यूटी नॉट टू क्रिएट एनी परमानेंट स्ट्रक्चर, इरेक्ट एनी परमानेंट स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए आपको किसी ने ज़मीन दी थी, ठीक है, उसने आपको खेत दिए थे, तो आपने बोला कि यार ये खेत तो है पर इस खेत से मुझे इनकम होती है साल की 1 लाख रुपए लीज़ मैंने लिया हुआ है, 50,000 रुपये मुझे, 20,000 रुपये मुझे लीज़ का देना पड़ जाता है, 80,000 रुपये बचता है, तो क्यों ना मैं इसमें एक घर बनवा दूँ और मैं रेंट पे उठा दूँ। तो ये क्या होगा? ये बेसिकली किसी ने आपको अपनी ज़मीन दी है, राइट, तो उसमें आपने क्या करा? आपने उसमें घर बनवा दिया या 5 स्टार होटल बनवा दिया। तो ये जो चीज़ है ये अलाउड नहीं है। कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते जब आपको कोई प्रॉपर्टी लीज की गई है। तो टेम्परेरी बना सकते हो और टेम्परेरी बना के उसको रिमूव भी कर सकते हो जब आप प्रॉपर्टी छोड़ो उससे पहले, पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। उसके अलावा ड्यूटी टू रिस्टोर पोसेशन, मतलब जब आपकी लीज मान लीजिए 2 साल की लीज थी, ए ने बी को 2 साल की लीज दी थी, तो जब बी का लीज का पीरियड टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद ये बी की जिम्मेदारी है, जो लेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि ये प्रॉपर्टी लेसर को वापस करे। नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी को अपना घर लीज पे देते हो तो आप ये उम्मीद करते हो ना कि आपको वो वापस देगा आपका घर। ऐसा थोड़ी है कि अब ये लेसी बोले कि नहीं अब तो हम ये नहीं दे पाएंगे, अब ये घर हमारा हो गया, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे इसकी एक ड्यूटी है कि वो पोसेशन को रिस्टोर करे लेसर को, राइट। तो ये है हमारा राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसर एंड लेसी। आई होप आपको ये समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। टॉपिक जो है वो थोड़ा सा याद रखने वाला है, पर बहुत ही, अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ लेसर एंड लेसी लिखना हो तो आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखो कि आप अगर लेसर हो तो आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी और क्या राइट्स होंगे, राइट। अगर लेसी का ऐसा करना हो तो आप अपने आप को लेसी की सिचुएशन में रख के देखो और ये सोचो कि एज ए लेसी आपके क्या राइट्स होंगे और क्या लाइबिलिटीज़ होंगी। केवल इतना करोगे आप तो उससे भी आप आराम से अपना आंसर लिख पाओगे। बहुत ज़्यादा पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझसे मेरे इंस्टा पेज पे
टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मेरा हर लेक्चर के नीचे अटैच रहता है, वीडियो लेक्चर के नीचे, तो आप उस पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। और आपको ये लेक्चर जैसा भी लगा मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ के, इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चार्ज एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हमारा वो जो वीडियो था वो डिलीट हो गया था, तो इसलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में चार्ज पढ़ने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।